ठीक, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन मीन्स हमको कॉन्फ़िगर करना है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए कि एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स हैंडल करे। तो उसके लिए कंट्रोलर एनोटेशन कंट्रोलर एनोटेशन क्या है? कंट्रोलर एनोटेशन ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करता है, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेगा और जो ब्राउजर से रिक्वेस्ट या किसी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट आएगा, वेब एप्लीकेशन से सॉरी कोई भी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट आएगी तो इसको एक्सेप्ट करता है, इसके रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को। तो इसको इस कंट्रोलर का यूज क्या है? कंट्रोलर का यूज ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही है, ऑब्जेक्ट ये क्रिएट करेगा ही, इस एनोटेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, बट साथ में इसकी एबिलिटी क्या है कि ये रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है। ठीक है, कंट्रोलर जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर इसी तरह से रेस्ट कंट्रोलर इस एनोटेशन मीन्स इस कॉन्फ़िगरेशन का काम क्या है? स्टूडेंट रेस्ट कंट्रोलर ये जो रिक्वेस्ट आती है ये इस रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है जो किसी एप्लीकेशन से आती है। ये कहाँ से? एप्लीकेशन मीन्स ये डायरेक्ट सर्वर टू सर्वर के लिए, मीन्स एक सर्वर से दूसरे सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है और यहाँ जो रिक्वेस्ट आती है ब्राउजर से रिक्वेस्ट आती है। तो अभी इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपको 2 मिनट में क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेस्ट कंट्रोलर एंड कंट्रोलर 1 मिनट। सर स्क्रीन रुक गई है। हाँ, स्क्रीन फ्रीज है क्या? और बाकी लोग बताओ। हेलो, हेलो आयुष, अकित, आप लोगों को अच्छा 1 मिनट। अब बोलो। सही है ठीक है, सही है, ठीक है, ध्यान समझो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपके लिए लॉजिक बिल्ड करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे कंपोनेंट का यूज करेंगे? तो कंपोनेंट ओनली किसके लिए? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन कंट्रोलर ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करता ही है, साथ ही साथ ये ब्राउजर से रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है। मीन्स यूआई यूजर इंटरफेस बोल सकते हैं, यूआई से जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स इस क्लास के पास आएगा, इसके रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को भी हैंडल करता है कौन? कंट्रोलर एनोटेशन क्या काम है कंट्रोलर एनोटेशन का? रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना। ठीक है, हाँ, तो ये सपोज मान लो कंट्रोलर से यूआई से कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट है और कंट्रोलर टू यूआई क्या जा रहा? रेस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए और रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स तो हैंडल करना ही है,
प्लस ये रिटर्न करता है यूआई पेज भी रिटर्न करता है, जिसको हम बोल सकते हैं वेब पेज रिटर्न करता है कौन? आपका कंट्रोलर। तो यहां मैं इसको रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना, और रिटर्न करता है एक यूआई पेज कौन? कंट्रोलर एनोटेशन। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना प्लस रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को हैंडल करना प्लस रिटर्न करना यूआई पेज। क्लियर हुआ? कंट्रोलर एनोटेशन। रेस्ट तो यहाँ रेस्ट कंट्रोलर का यूज क्या है? ये यूआई से नहीं आती, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आएगी किसी सर्वर से आती है। यहाँ जाएगी सर्वर से रिक्वेस्ट आती है, सर्वर या कोई अब थर्ड पार्टी एपीआई या एप्लीकेशन कहीं से भी हो सकता है। तो सर्वर से इसको हम क्या मानेंगे? सर्वर। तो एक मशीन से रिक्वेस्ट आती है दूसरे मशीन के पास, तो ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है किसके? यूआई नहीं, किसके? हाँ, एक दूसरे सर्वर से आ रही है, जो एप्लीकेशन दूसरे सर्वर पर रन हो रहा है वो वहां से आएगी और ये इसको हैंडल करता है कौन? रेस्ट कंट्रोलर। क्या काम करने के लिए? इसका भी सेम काम ही है, रेस्ट रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना, रेस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना, बट ये पेज रिटर्न नहीं करता। ये क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है यूआई पेज, और ये रिटर्न करेगा आपका जेसन डेटा, जेसन फॉर्म में डेटा, जेसन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पास जेसन या एक्सएमएल बोल सकते हैं। तो यहाँ मैं रिटर्न क्या करता है? रेस्पॉन्स में जेसन फॉर्म में डेटा, या तो जेसन फॉर्म में डेटा आप बोल सकते हैं। ये एक्सेप्ट भी करता है जेसन में और रिटर्न भी करता है जेसन में। तो जेसन में ये काम का कंप्लीट करता है जेसन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जेसन में डेटा यहाँ से सेंड कर सकते हैं, मीन्स रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जेसन में, और रेस्पॉन्स भी आप जेसन में रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जेसन क्या है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि ये एप्लीकेशन आपका बना हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो, जैसे कि ये रेस्ट कंट्रोलर आपने बनाया है, किस पे बना है? जावा, या अभी आप जावा या स्प्रिंग बूट बोल सकते हैं। जावा में बना है स्प्रिंग बूट, और ये सर्वर जो रिक्वेस्ट भेज रहा है इस एप्लीकेशन को, ये एप्लीकेशन बना है .NET में। किस पे? .NET। तो .NET और जावा, .NET का कोड और जावा का कोड दोनों डिफरेंट होगा। यस। तो .NET कैसे अपने डेटा को ट्रांसफर करेगा जावा के पास? ये जावा अपने डेटा को कैसे ट्रांसफर करेगा? क्यों? क्योंकि ये जावा का कोड .NET नहीं समझ सकता, .NET का कोड जावा नहीं समझेगा, क्योंकि सिंटैक्स काफी डिफरेंट होंगे। यस, हाँ बोलो। सिंटैक्स काफी डिफरेंट होंगे ना जावा एंड .NET के? यस सर। यस सर, ऑब्जेक्ट अलग अलग है दोनों। तो हाँ, दोनों अलग। तो हम डेटा कैसे कम्युनिकेट करेंगे? एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कैसे करेगा? आप फोन पे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, क्या ये गारंटी है कि फोन पे एप्लीकेशन जिस बैंक से कनेक्ट कर रहा, जिस बैंक से आप ट्रांजेक्शन कर रहा, वो भी .NET में लिखा होना चाहिए, या HDFC बैंक से या एक्सिस बैंक से? मैंडेटरी है कि नहीं? आप जावा पे लिखा होगा तभी हम आपका डेटा ट्रांसफर करेंगे या फिर ट्रांजेक्शन करेंगे फोन पे के थ्रू। ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ? नहीं, मतलब कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो सारी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में आप कोड लिखो, किसी भी लैंग्वेज में एप्लीकेशन डिजाइन करो, एप्लीकेशन बनाओ, रन करो आपके सर्वर में, लेकिन सभी क्या करते हैं? एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं। तो किसकी हेल्प से?
इसकी हेल्प समझते हैं? हाँ, सर जेसन। जेसन। जेसन एक क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। जेसन या फिर एक्सएमएल एक क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है, जो मेनली इनका यूज ही होता है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप बोलोगे सर कंट्रोलर है तो रेस्ट कंट्रोलर की जरूरत क्या है, या फिर हम एक कंट्रोलर क्यों बनाए, रेस्ट कंट्रोलर ही बना दे, है ना? कितने लोग माइंड में आ रहा है कि दोनों जब रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल कर रहे हैं तो कंट्रोलर क्या हैंडल नहीं कर सकता है रेस्ट कंट्रोलर का काम? बोलो, दोनों में डिफरेंस कंट्रोलर एंड रेस्ट कंट्रोलर में? बोलो, क्या नाम है? आकित। क्या कंट्रोलर जेसन डेटा रिटर्न नहीं कर सकता है? या जेसन में डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता? बोलो यस, कर सकता है। ठीक है, कंट्रोलर भी ये सेम जो रेस्ट कंट्रोलर ये जो काम कर रहा है ये भी काम कर सकता है, बट प्रॉब्लम इसमें क्या है कि आपको अलग से कॉन्फ़िगर करना होगा जेसन डेटा को एक्सेस करने के लिए, जेसन डेटा रिटर्न करने के लिए इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी होगी, जिसको बोलते हैं रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, नाम सुने हो? @ रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स बॉडी जेसन डेटा रिटर्न किया जाएगा, या फिर रिक्वेस्ट बॉडी @ रिक्वेस्ट बॉडी। तो रेस्पॉन्स बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी ये इंटरनली मीन्स आपको अगर आप यूज कर रहे हो क्या कंट्रोलर, तो जेसन फॉर्म में डेटा को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टू जेसन, जैसे आपको जेसन में डेटा आ रहा तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको यूज करना होगा @ रिक्वेस्ट बॉडी। अगर ऑब्जेक्ट में है डेटा, आपका ऑब्जेक्ट में है तो जेसन में कन्वर्ट करना है तो आपको यूज करना होगा रेस्पॉन्स बॉडी। तो ये अलग से कॉन्फ़िगर करना होगा किसके केस में? @ कंट्रोलर के केस में। लेकिन रिक्वेस्ट कंट्रोलर, अगर रेस्ट कंट्रोलर अगर आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने एप्लीकेशन में, तो रेस्ट कंट्रोलर इंटरनली रिक्वेस्ट बॉडी को, रेस्पॉन्स बॉडी को इंटरनली कॉन्फ़िगर करके रखा है, ये डायरेक्ट रिटर्न कर देता है आपको जेसन और जेसन डेटा। ठीक है, रेस्पॉन्स बॉडी। अच्छा, एक स्मॉल सा मैं डायग्राम आपको बता रहा हूँ, समझो। जैसे ये हमारा ब्राउजर एप्लीकेशन, ब्राउजर है, ठीक है, ये हमारा ब्राउजर है, ये हमारा सर्वर, ये हमारा सर्वर, और ये डेटाबेस, ये डीबी डेटाबेस, और ये एक एप्लीकेशन है, ये दूसरा एप्लीकेशन, ठीक, ये एप्लीकेशन, और एक और एप्लीकेशन है। कितने एप्लीकेशंस हैं? 3 एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2 और एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन है। ये आपका वेब एप्लीकेशन है, ये आपका डीबी सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ये ब्राउजर। तो सभी का मैं एक काम करता हूँ, ये मैं लिखता हूँ ब्राउजर, ये आपका एप्लीकेशन, जैसे कि इसमें मैं लिख रहा हूँ वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप, और ये आपका डीबी सर्वर, डेटाबेस सर्वर, और ये है थर्ड पार्टी एपीआई या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या एपीआई बोल सकते हैं। एपीआई क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होते हैं, सभी आपको बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इसको क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी एप्लीकेशन ले रहा हूँ, एक एप्लीकेशन, गवर्नमेंट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, कोई गवर्नमेंट ऐप है, ठीक, ये है IRCTC एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है
ये एप्लीकेशन क्या होगा आपका? यात्रा.com। यात्रा.com, ठीक है, यात्रा.com। कोई सा भी एप्लीकेशन वेबसाइट ले लो, कोई इश्यू नहीं, ठीक। तो ये आपका एप्लीकेशन है, कौन सा? ये आपके एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपके एप्लीकेशन का नाम वेब एप्लीकेशन जैसे कि है AIT.com, ठीक है। AIT.com ये आपका एप्लीकेशन है जिसमें आप काम कर रहे हैं, ये इस कंपनी में आप, इस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, और कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? AIT.com पे। तो आप बताओ, AIT.com के यूजर, AIT.com के जितने भी यूजर होंगे वो किस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेंगे? डायरेक्ट ब्राउजर से किससे इंटीग्रेट करेंगे? गवर्नमेंट एप्लीकेशन के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे, या IRCTC के पास भेजेंगे, या यात्रा.com के पास भेजेंगे, या फिर AIT.com के पास? किसके पास भेजना चाहिए AIT.com के यूजर? सर AIT के पास से। हाँ, अगर AIT के यूजर हो आप, इसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्टर्ड किया है, तो सारी फैसिलिटी आपको काम से मिलेगी, AIT से मिलेगी। आपको IRCTC पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको IRCTC के सारे एप्लीकेशन, सारे, जैसे कि आप देखते हैं कि कुछ मार्केट में जो एजेंट होते हैं, है ना, एजेंट, अगर आप टिकट बुक करने जाएंगे तो वो टिकट शायद आपको, तत्काल की बात करें, तत्काल टिकट वो शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एजेंट लॉग इन करता है उसको मिल जाता है। क्यों? अगर आप एजेंट है उस IRCTC के, तो उसको टिकट मिल जाएगा तत्काल का, लेकिन एक नॉर्मल यूजर को नहीं मिलता है। क्यों? हम्म? अरे बोलो। इसका मतलब ये है कि उसने, हाँ, उसने उससे लाइसेंस लेके रखा है कि मुझे इतने टिकट मुझे पर डे या फिर वीक में इतने मुझे सीट चाहिए इस रूट के लिए। तो एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से क्या करके रखा है? कनेक्ट करके रखा है कि अगर आपको IRCTC में से आपको टिकट बुक करना है तो आप पहले मेरे एप्लीकेशन में जाओ, वहां से लॉग इन करो, या फिर जो भी ये इनका रूल हो, ये या IRCTC का लॉगिन दे सकते हैं या कुछ भी, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया है कि आप डायरेक्ट एक्सेस ना करें, आप हमारे थ्रू जाए। तो थर्ड पार्टी लॉगिन, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप समझिएगा। अब एक्चुअल क्या प्रोसेस होता है वो तो जो वेंडर होंगे या फिर जिनके जो टिकट बुक करने वाले उनको ही आइडिया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। कि मान लो ऐसा होता है तो, ठीक, तो समझो, तो एक एप्लीकेशन कनेक्ट कर रहा है किससे? IRCTC एप्लीकेशन से। तो IRCTC एप्लीकेशन से ये, 1 मिनट, इसको रिमूव करते हैं। तो कोई भी यूजर डायरेक्ट आपके एप्लीकेशन से कनेक्ट करेगा। कैसे कनेक्ट करेगा? आपने बोला कि हे यूजर, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें, मीन्स रजिस्ट्रेशन करें। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने फी रख दिया समथिंग 8,000, सपोज 8,000 रजिस्ट्रेशन फीस। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस कंप्लीट करता है तो यूजर रजिस्टर्ड करता है, तो कैसे रजिस्टर करेगा? उसके पास स्क्रीन होनी चाहिए ना, तो पेज होना चाहिए। पेज में यूजर ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, अब सारा कुछ डिटेल किया और रिक्वेस्ट सेंड किया। किसको? इस सर्वर को, AIT.com सर्वर को। और इसने क्या किया? स्टोर कर दिया DB में। ठीक है, स्टेप समझना है। रिक्वेस्ट बॉडी, रेस्पॉन्स बॉडी, रिक्वेस्ट रेस्ट कंट्रोलर, ये सारे एनोटेशंस कैसे यूज होते हैं, आपको रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ। कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एकदम बेसिक सा फंडा बताऊंगा, एक ही बार में आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। एनोटेशंस, सारे एनोटेशंस का यूज एक ही डायग्राम में बता रहे हैं, समझो। अरे शिवम आया क्या? शिवम, हाँ सर, सुनो तो।
कहाँ है रितेश? पता नहीं सर, बात नहीं हुई सर मेरी। अच्छा, बात नहीं है। अरे वाह, आज क्या बात है शुभम? आज शुभम हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं। और शुभम कैसे हो? आ रही है आवाज? हेलो शुभम, शायद नहीं आ रही। चलो देखते हैं इधर, समझो। ठीक है, तो ब्राउजर से हमेशा कौन कनेक्ट करता है? एंड यूजर। तो एंड यूजर समझ लो इसको, ये कौन है? एंड यूजर हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है किसके थ्रू? ब्राउजर से, या कोई भी यूआई है उससे इंटरेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। तो यूआई से, यूआई यूजर इंटरफेस के थ्रू वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर इसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। क्या है? फर्स्ट रिक्वेस्ट आई रजिस्ट्रेशन के लिए, इसने रजिस्ट्रेशन किया। सेकंड रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आएगा लॉगिन। आप लॉगिन करें, अगर आप वैलिड यूजर हैं तो लॉगिन पे क्लिक करें। तो लॉगिन जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको एक आईआरसीटीसी का डैशबोर्ड रिटर्न करता है। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा? डैशबोर्ड, आईआरसीटीसी, यात्रा.com या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ये कौन रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स भेजता है? ये एप्लीकेशन के पास कैसे डेटा है? तो यहां यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा, किसके लिए? लॉगिन किया, लॉगिन करते ही डैशबोर्ड ओपन हो। क्या ओपन हो? डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पे वो सारी सर्विसेज उसको डिस्प्ले कराना। तो डिस्प्ले कौन कराएगा सर्विसेज? AIT.com। तो AIT.com एक रिक्वेस्ट भेजा कि हे IRCTC, आप अपना फर्स्ट पेज रिटर्न करें। ठीक, तो ये रिक्वेस्ट जो है, यहां से रिक्वेस्ट आईआरसीटीसी ने रिक्वेस्ट जो भेजी है, यहां से रिक्वेस्ट भेजेगा ना, ये रिक्वेस्ट भेजेगा ग्लोबली इंटरनेट के थ्रू। यस, यस। तो ये एक एप्लीकेशन दूसरा एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो कौन से फॉर्म में डेटा भेजेगा? जेसन फॉर्म में। क्यों जेसन फॉर्म में? क्योंकि एक मशीन जो है जेसन फॉर्म में डायरेक्ट समझ सकता है डेटा, और दूसरा मशीन भी जेसन में समझ सकता है। एक मशीन जो है को रिक्वायरमेंट नहीं है पेज की, वो पेज से कम्युनिकेट करेगा क्या? किसको पेज की रिक्वायरमेंट है? यूआई की रिक्वायरमेंट यूजर को, ना कि मशीन को। समझ में आया? मशीन क्या है? मशीन को कंप्लीट डेटा, आप पूरा डेटा दे दीजिए, वो डेटा को रीड करके समझ जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल यूजर को आप डेटा दोगे तो डेटा से नहीं समझ पाएगा। उसको समझ जाएगा क्या? आपको मैं ये आईपी एड्रेस भेजूं, इन सभी वेबसाइट का आईपी एड्रेस बोलूं कि ये सारे आईपी एड्रेस आप याद कर लो, कर लोगे इसका? इसका आईपी एड्रेस http://127.08 समथिंग है ना? ये आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर 800 एंड यूआरएल कुछ भी IRCTC, इस तरह से फर्स्ट पेज। तो एक इसका है, इसका सभी का इस तरह से यूआरएल होंगे और पोर्ट सबके आईपी एड्रेस। तो एक नॉर्मल यूजर को मैं इस तरह से सारे वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए, मान लो ये मैंने बोला कि आप इससे रिक्वेस्ट भेजें, बताओ यूजर क्या करेगा? यूजर को याद रहेगा ये सारे कोड? नहीं नहीं यूजर नहीं, वो इतना लेंदी कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझ में आएगा। आप डेवलपर हैं, आपको आप भी ये यूज नहीं करना चाहेंगे कि अरे यार आईपी एड्रेस क्यों दे रहे हो, मुझे इसका डोमेन नेम दो, AIT.com, IRCTC.com, यात्रा.com। अगर ऐसे दोगे तो वो 150 वेबसाइट का नाम याद कर ले। लेकिन अगर आप आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, उसके अंदर के सारे डेटा कैसे जेसन फॉर्म में है, क्या क्या डेटा है, वैसा एक्सेस करने के लिए बोलोगे तो एक
नॉर्मल यूजर के लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या चाहिए उसको स्क्रीन चाहिए, पेज चाहिए, लेकिन मशीन को पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मशीन को क्या है, डेटा की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए एक एप्लीकेशन या एक सर्वर जब दूसरे सर्वर को डेटा ट्रांसफर करता है तो जेसन फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करता है। तो क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं जेसन डेटा? हाँ, जेसन डेटा क्या होते हैं? फेक सर केवल जेसन फॉर्म ही समझता है क्या सर, और कोई भी है क्या सर? हाँ हाँ, जेसन है, एक्सएमएल है, बहुत सारा डेटा अलग अलग है, लेकिन ये ग्लोबली लैंग्वेज। तो जेसन क्या है, काफी इजी और लाइट वेट होता है, और पूरा मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर है जेसन लैंग्वेज। जेसन लैंग्वेज मैनेज करना काफी इजी होता है, ठीक है। जेसन क्या है, देखो दिखा रहे हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये एपीआई है, ये देखो, ये जेसन में डेटा है। जेसन मालूम है ना, ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा। यस, जेसन ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, इसी के लिए जेसन है। तो ये ग्लोबली डेटा, तो ये सारे डेटा आपके एप्लीकेशन से ट्रांसफर हो रहना है एक जगह से दूसरी जगह। ये आपका यूआरएल है, कंट्रोल सी। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एकदम इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट यूआरएल, अब यूआरएल क्या है, सिंपल। अब ये यूआरएल क्या काम करता है, लोड ऑल प्रोडक्ट्स लोड करो, कहां से, दूसरे सर्वर से। तो एक सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा दूसरे सर्वर पे, ठीक है। तो मान लो ये सर्वर, ये आपका कौन सा एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक, AIT.com। तो AIT.com कनेक्ट करेगा फेक स्टोर एपीआई, इसको मैं फेक स्टोर एपीआई लिख रहा हूँ, ठीक है। फेक स्टोर एपीआई, फेक स्टोर API.com। ये इसके पास ऑल प्रोडक्ट्स है, ऑल प्रोडक्ट्स किस फॉर्म में है यार, ऑल प्रोडक्ट्स। ये यहाँ पास देखोगे एरे है, एरे 1 2 3 4, ये इस तरह से डेटा है। तो डेटा में आपको देखने को मिलेगा की एंड वैल्यू, ओनली की एंड वैल्यू, किया है, इसके अलावा की एंड वैल्यू के अलावा कुछ नहीं। आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज, रेटिंग के अंदर वापस दोबारा ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसे ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, इनको क्या यूज है, मैं आपको सब आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो मैं सब एक एक करके बताऊंगा। अभी आप जेसन समझिए। जेसन एक क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है जो कंटेन करता है डेटा। डेटा क्या होता है, यूजर का नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, कुछ भी आपका XYZ डेटा है। तो एक ऑब्जेक्ट का डेटा, जैसे स्टूडेंट का डेटा है, तो स्टूडेंट का डेटा में मैंने बोला कि मेरे पास 100 स्टूडेंट के डेटा है। तो ये ऑल 100 स्टूडेंट के बजाय मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ऑल 100 प्रोडक्ट्स के डेटा है। तो प्रोडक्ट की आईडी क्या होगी, 1। प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, ये टाइटल। प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट का इमेज, ये इमेज है, ठीक है, ये प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट की रेटिंग, प्रोडक्ट काउंट, ये सारी चीजें, ये देखो उसकी प्रोडक्ट की आईडी। इस तरह से कितने प्रोडक्ट यार, 100 प्रोडक्ट। लेकिन क्या ये यूजर समझेगा ये क्या है, इसका मतलब ऐसे समझेगा कि अरे हाँ, प्रोडक्ट की प्राइस 109 रुपए का है, प्रोडक्ट का इमेज ये नहीं। यूजर इस डेटा को नहीं समझता। इसको समझने के लिए किसको चाहिए, मशीन। ये इस डेटा को मशीन समझता है, जिसको हम बोलते हैं जेसन, ठीक। तो ये है जेसन ऑब्जेक्ट। क्या बात है, इतना ज्यादा लंबी क्यों है। ये हमारा तो जब ये रिक्वेस्ट भेजेंगे यहां से, कहां से, आप अपने एप्लीकेशन से, अपने एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ये रिटर्न करता है ये फेक स्टोर एपीआई क्या, ये डेटा। तो ये डेटा एक्चुअली इसके कहाँ स्टोर्ड है, इसके सर्वर में। कौन सा सर्वर में, यहाँ। तो इसका डीबी होगा, इसका इस एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है इसका भी डेटाबेस होगा ना, ये डेटाबेस। तो इसके डेटाबेस में सारे डेटा स्टोर्ड है। तो ये डेटाबेस से डेटा निकालना
निकालने के बाद रिटर्न करेगा आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा। तो ये जो डेटा है एक्चुअली किस फॉर्म में है, ये डेटा जेसन फॉर्म में, किस फॉर्मेट में है, जेसन जेसन। हाँ, तो ये जो फेक स्टोर एपीआई है, ये जो लिखा गया है किसमें, डॉट नेट में। सपोज डॉट नेट में, ये डॉट नेट में लिखा है, ये पाइथन में लिखा है, और ये आपका रूबी, इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, ठीक। तो ये डेट एप्लीकेशन, ये रिक्वेस्ट यहां से भेजा गया है, तो ये क्या रिक्वेस्ट भेजा गया, फेक स्टोर एपीआई डॉट कॉम प्रोडक्ट्स। तो फेक स्टोर एपीआई डॉट कॉम सर्वर क्या है, इसका सर्वर पोर्ट नंबर, कौन सा पोर्ट नंबर पे है, इसकी आईपी एड्रेस कन्वर्ट किया जाएगा आईपी। ये क्या, डोमेन से कन्वर्ट करने के लिए आईपी एड्रेस में क्या चाहिए आपको, डीएनएस सर्वर कन्वर्ट करता है। आप उसको फेक स्टोर एपीआई मींस डोमेन नेम देंगे तो रिटर्न क्या करेगा आपको, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के बेस पे हम सर्च करेंगे इसको, सर्वर मींस मशीन। तो जो मशीन है इसके क्या होगा, एड्रेस होगी, जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, जो कि आईपी एड्रेस क्या होती है, यूनिक होता है। तो उस बेस पे आपको फाइंड करेगा ये मशीन, ये सर्वर एक्चुअली रन कहाँ हो रहा है। तो सर्वर के पास पहुंचने के बाद उसको भेजेगा एक यूआरएल, ऑल प्रोडक्ट्स। तो ऑल प्रोडक्ट्स रिटर्न किया जाएगा किसके फॉर्म में, जेसन के फॉर्म में। किसे रिटर्न किया जाएगा, आपके सर्वर को। तो आप उस डेटा का क्या यूज करेंगे, इस डेटा को आप पाने के बाद क्या करना है, आपको खुद रखना है या फिर इस डेटा को रिटर्न करना है कहाँ, ब्राउजर पे, और डिस्प्ले कराना है इधर, या आपको उसका इसके लॉजिक चाहिए, या कोई भी डेटा जो भी आपको काम है, आप उसके लॉजिक को या फिर लॉजिक लिखना है या फिर डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, जो भी रिक्वायरमेंट हो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे जेसन। तो इस प्रकार के रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं रेस्ट कंट्रोलर। यहाँ तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, रेस्ट कंट्रोलर। स्प्रिंग बूट में सिंपल आप रेस्ट कंट्रोलर यूज करिए। ये क्या है यार, मतलब जो आपने बताया था, कंट्रोलर प्लस रिस्पांस बॉडी इक्वल टू रेस्ट कंट्रोलर, ये बोल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पास हमको यूज नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल एक ही चीज यूज करना है, रेस्ट कंट्रोलर इंटरनली यूज कर लेगा रेस्पॉन्स बॉडी। अभी बता रहे हैं, अभी सिंपल आप समझो, रेस्ट कंट्रोलर रिक्वेस्ट बॉडी, रेस्पॉन्स बॉडी को अभी स्किप करो, ठीक है। कंट्रोलर एंड रेस्ट कंट्रोलर डिफरेंस समझो, फिर मैं बताऊंगा रिक्वेस्ट बॉडी और रेस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। यस सर। तो ये रेस्ट कंट्रोलर का यूज कब करेंगे, आपको समझ में आया, किस प्रकार के रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, जो एक सर्वर दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा, तभी आप रेस्ट कंट्रोलर का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको मालूम है कि नहीं, मुझे ये रेस्ट कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट किस पे भेजने की, ब्राउजर पे या यूआई पे, किसी भी यूआई पेज पे भेजना है, तो उस टाइम पे रेस्ट कंट्रोलर यूज करेंगे या कंट्रोलर यहां पास यूज किया जाएगा कंट्रोलर। कंट्रोलर एनोटेशन क्या काम करता है, कंट्रोलर एनोटेशन ये पेज रिटर्न करता है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है। ये आपको यूआई पेज रिटर्न करेगा। तो ब्राउजर पे आपको क्या रिटर्न करना है, यूआई पेज, यस, ब्राउजर पे यूआई पेज रिटर्न करना है, मींस एचटीएमएल पेज। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोलर। लेकिन आप चाहें तो आपको ब्राउजर पे नहीं भेजना है, आपको भेजना है किस पे, एक एग्जांपल के लिए, किसी दूसरे एप्लीकेशन के लिए, तो आप कंट्रोलर प्लस यूज करेंगे रेस्पॉन्स बॉडी प्लस रेस्पॉन्स बॉडी। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा, रिक्वेस्ट कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्या ये। तो रेस्पॉन्स बॉडी क्या काम करता है, रिक्वेस्ट बॉडी कंट्रोलर कंट्रोलर का काम है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना, ठीक है। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना, जो भी आ रहा है आपका नेटवर्क के थ्रू, कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है, किसी भी एप्लीकेशन से आ रहा है या किसी भी ब्राउजर से आ रहा है, तो उसको कंट्रोलर को हैंडल करना, ठीक है, कंट्रोलर का काम है। रेस्पॉन्स बॉडी का काम क्या है, क्योंकि देखो
जब यहाँ पास इसको मैं रेस्पॉन्स बॉडी को रिमूव कर रहा हूं, अलग से बता रहा हूं आपको। रेस्पॉन्स बॉडी और रिक्वेस्ट बॉडी, ये आपका एप्लीकेशन और ये डेटाबेस डीबी सर्वर, और ये है आपका कोई दूसरा एप्लीकेशन ले ले, यस एप्लीकेशन ले लो या फिर ब्राउजर ले लो। अभी मैं एप्लीकेशन ही ले लेता हूँ, ठीक है, तो समझो ये कोई दूसरा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन। तो यहां से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, कहा, यहां से डेटा ट्रांसफर किए आपके सर्वर पे। तो ये डेटा जो किस में आ रहा है आपका, कोई कौन सा किस में आ रहा, जेसन में आ रहा, जेसन फॉर्म में डेटा पैकेट्स, डेटा, ये डेटा, ठीक है यार, ये डेटा कौन से फॉर्म में, जेसन फॉर्म, ये इस फॉर्म में है। तो जेसन फॉर्म में क्या ये एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन जेसन फॉर्म समझता है, जावा स्क्रिप्ट समझता है, जावा फाइल, जावा स्क्रिप्ट का कोड समझेगा? अरे बोलो यस या नो? नहीं ना, तो क्या काम करना होगा आपको? जावा फाइल नहीं समझता यार, जेसन क्या है, जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट के कोड को कौन, जावा नहीं समझता, ये जेसन ऑब्जेक्ट को जावा नहीं समझता। तो यहां से कन्वर्ट किया जाएगा जेसन का ऑब्जेक्ट किसमें, जेसन का ऑब्जेक्ट किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, आपके ऑब्जेक्ट में, कौन सा, जावा ऑब्जेक्ट में। तो यहां से कन्वर्ट होगा किसमें, आपका जावा ऑब्जेक्ट में, किधर है जावा ऑब्जेक्ट, जेसन टू जावा ऑब्जेक्ट, जेसन टू जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों जावा ऑब्जेक्ट में, क्योंकि क्या आप डायरेक्ट, आपको जेसन में जो ऑब्जेक्ट आ रहा, क्या रिक्वायरमेंट है आपको जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, क्या डायरेक्ट आप डेटाबेस में स्टोर नहीं करा सकते? नहीं, मेन रीजन इसका यही है कि हम डेटाबेस की बात नहीं करेंगे, फिजिकल डेटाबेस जो है, स्ट्रक्चरल डेटाबेस में हम जेसन को डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से डेटाबेस होते हैं, स्ट्रक्चरल, एसक्यूएल है ना, माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस सीक्वल्स एंड बहुत सारे आपको डेटाबेस मिलेंगे जो क्या काम करते हैं आपके। हाँ, कोई इश्यू है क्या किसी को? नो सर। तो ये सारे डेटाबेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल डेटाबेस। स्ट्रक्चरल डेटाबेस का मतलब क्या है, क्योंकि ये टेबल फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो डेटाबेस में इसमें जाएंगे तो जो भी आपका स्टूडेंट हो या फिर एम्प्लॉय हो, उसका टेबल, सबसे पहले टेबल क्रिएट किया जाएगा, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके बेस पर, प्रॉपर्टी के बेस पे कॉलम सेट किए जाएंगे, कॉलम्स रेडी किए जाएंगे। देन इसके बाद डेटा को 1 by 1 रो एंड कॉलम के बेस पे स्टोर किया जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर्ड रेडी होगा। सही है, टेबल में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड रेडी होता है, टेबल फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ इसका आईडी, इसका नेम, इसका ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, सारे डेटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, माईसीक्वल हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे पोस्टग्रे, कोई भी आप डेटा जो स्ट्रक्चरल डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, तो ये सभी डेटाबेस जो होते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा को स्टोर कर, जावा ऑब्जेक्ट या फिर जो भी पाइथन ऑब्जेक्ट है, जिससे भी जो भी ड्राइवर हम यूज करेंगे, उसके बेस पे किसमें क्वेरी लिखना है या क्या करना है, तो उसमें आपको किस फॉर्म में चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा चाहिए, डेटा चाहिए। अब ऑब्जेक्ट फॉर्म से कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, क्वेरीज फॉर्म में, मीन्स स्ट्रक्चरल टेबुलर फॉर्म में, कॉलम वाइज। तो यहां से कन्वर्ट होगा किसमें, क्वेरी में।
क्वेरी फॉर्म में डेटा स्टोर कन्वर्ट होगा और स्टोर किया जाएगा यहाँ डेटा। तो कहने का मतलब आप सिंपल समझे कि जेसन फॉर्म से डेटा हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, क्योंकि हमें डेटाबेस में स्टोर करना है ऑब्जेक्ट फॉर्म आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म में डेटा। अगर मैं डेटाबेस बोलूं कि नहीं हमें ये डेटाबेस यूज नहीं करना है, एक बेहतरीन डेटाबेस हमारे पास है जो कि है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी में डेटा जो स्टोर किया जाता है, मोंगोडीबी में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर किया जाता है। किसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है। तो क्या है रिक्वायरमेंट है यहाँ पास कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पास कन्वर्ट करना, यहाँ पास कन्वर्ट करेंगे नहीं, यहाँ कन्वर्ट नहीं होगा। डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट टू डायरेक्ट आपका डेटा स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। यहाँ टेबल फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही डेटा स्टोर होता है। किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो अब कैसे ये मैनेज करता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं मोंगोडीबी में, नेक्स्ट क्लास में मीन्स जब हम आपको बताएंगे जिसके बारे में जेपीए में जब चलेंगे तो वहां आपको मोंगोडीबी कैसे हैंडल करते हैं, मोंगोडीबी डेटाबेस कैसे बनाते हैं, क्या लॉजिक है वहां पर देखेंगे। ठीक है, अभी इसको स्किप कर दो मोंगोडीबी का। अभी आप टोटल माइंड में आप सेट करो कि स्ट्रक्चरल डेटाबेस, तो यहाँ पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट होगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जेसन जो डेटा आ रहा है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जावा ऑब्जेक्ट में। तो जावा जेसन से जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसको स्प्रिंग बूट में प्रोवाइड किया जाता है @ या स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है नोटेशन @रिक्वेस्ट बॉडी नोटेशन है यार, रिक्वेस्ट बॉडी जो क्या काम करता है, जेसन टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए रिक्वेस्ट बॉडी, ऑब्जेक्ट टू जेसन। अब वापस इस एप्लीकेशन को भेजना है तो रिटर्न करना है वापस क्या, यहाँ। तो यहाँ कौन बैठा है भाई, यहाँ जेसन, क्योंकि ये जेसन में ही इसको हमको ट्रांसफर करना है डेटा, है ना, इस एप्लीकेशन को। क्योंकि ये जावा नहीं समझता, ये कौन सा है, .NET वाला बंदा है। तो इसको आपको भेजना पड़ेगा किसमें, जेसन फॉर्म में। तो ऑब्जेक्ट टू जेसन, अब वापस अब डेटाबेस से हमने दिया स्ट्रक्चरल फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फॉर्म से कन्वर्ट होगा किसमें, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। हाँ, ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना, यस सर। अब ऑब्जेक्ट से वापस इस एप्लीकेशन को भेजना है तो क्या आप ऐसे ही ऑब्जेक्ट में भेज देंगे, नहीं, आपको फिर कन्वर्ट करना होगा किसमें, जेसन फॉर्मेट में। तो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रेस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन। तो यहाँ सिंपल समझ में आया मीनिंग क्या है, किसी को कोई कंफ्यूजन, रिक्वेस्ट बॉडी, रेस्पॉन्स बॉडी। सर हाँ सर ये जेसन में सर ये कन्वर्ट हो रहा है सर ऑब्जेक्ट में, सर जावा लैंग्वेज समझ रहा है वो, है ना। जब सर रिस्पॉन्स हो रहा है सर जेसन टू .NET में जा रहा है सर, जब भी सर ऑब्जेक्ट बताएगा ना सर .NET की लैंग्वेज में सर वापस। हाँ, ये तो फिर .NET वालों का काम है ना, वो .NEट वाला कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो समझे, हमें उनको भेजना है बस, हम भेज दिए ना, हमारा काम खत्म। ठीक है, यस सर। अब वो कैसे हैंडल करते हैं अब उनकी हेडक है, हमारा नहीं है, हमारा तो हम तो जावा वाले हैं ना, अपना काम तो हो गया। हाँ, हम .NEट वाले होते तो हम बोलते कि हम तो जावा वालों को भेज दिए, हमारा काम खत्म, जेसन में भेज दिए ना। सर एंड पॉइंट दे दिया अपन ने, बिल्कुल। हाँ, एंड पॉइंट्स यूआरएल हमने क्रिएट कर दिया, सर्वर का हम अपने बता दिए, तुम हमको दोगे जेसन में तो हम तुमको भी जेसन में ही रिटर्न करेंगे, लेकिन हमें काम किस में करना है, ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करूंगा तुम्हारे डेटा को, रिक्वेस्ट बॉडी क्या करेगा, जेसन टू ऑब्जेक्ट फॉर्म में, रिक्वेस्ट बॉडी, ऑब्जेक्ट टू जेसन रेस्पॉन्स बॉडी, बस सिंपल यही है और कुछ नहीं है ना।
सिंपल है ना कि डिफिकल्ट है यार? है ये सिंपल है सर, क्लियर है। सिंपल। अब वेब एप्लीकेशन जो होती है, वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन या फिर रेस्ट एपीआईज या रेस्ट एप्लीकेशंस कैसे बनाए जाते हैं, इनका मेन कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एंड यूजर जब भी कनेक्ट करता है आपके किसी भी एप्लीकेशन से, वो वेब एप्लीकेशन कहलाते हैं। लेकिन आपने नाम सुना होगा एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन, है ना? एक वेब एप्लीकेशन होता है, एक एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन होता है, ठीक है? तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन काफी लार्ज स्केल पे वो एप्लीकेशन डिजाइन होते हैं। वेब एप्लीकेशन नॉर्मल स्मॉल स्केल या फिर मिडिल स्मॉल बोल सकते हैं, स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशन जो होते हैं वेब एप्लीकेशन कहलाते हैं। लेकिन जो बिजनेसेस रन होते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाए जाते हैं उसमें। तो स्प्रिंग बूट हमारा मेनली स्प्रिंग फ्रेमवर्क लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है कि एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्या होते हैं? ये तो एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से डेटा क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट ट्रांसफर कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन दूसरे की। तो ये इस प्रकार के एप्लीकेशंस को डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे कि एक एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है, दूसरा आईआरसीटीसी एप्लीकेशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास कोई भी एंड यूजर कनेक्ट नहीं करता है इसके एप्लीकेशन से, ठीक है? तो आपके एप्लीकेशन से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से जब कनेक्ट करते हैं तो ये मेनली ये डिजाइन किया गया क्या काम करने के लिए? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होता है, ठीक है? क्योंकि ये जेसन फॉर्म में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर एक्सएमएल फॉर्म में, ग्लोबल लैंग्वेज में डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है, और इसको एक मशीन जो है दूसरे मशीन को समझता है। सिंपल, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में पेज रिटर्न नहीं किया जाता, इसमें पेज नहीं बनाया जाता है। इसमें क्या बनाई जाती है? एपीआई बनाई जाती है। तो एपीआई बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? @REST कंट्रोलर। @REST कंट्रोलर ये मेनली जो एपीआई बनाने के लिए ही यूज करते हैं। ये एपीआई बनाता भी है और दूसरे एपीआई को हैंडल भी करता है, ठीक है? तो कैसे एपीआई बनाते हैं, क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन अभी मैं एनोटेशंस आपको बता रहा हूं कि एनोटेशंस कब, कौन सा एनोटेशन कहाँ यूज करना है, इनका रोल क्या है। तो ये आप बताओ, क्लियर हुआ हो तो आगे चले। कंट्रोलर एंड रेस्ट कंट्रोलर समझ में आया? हाँ, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी और रेस्पॉन्स बॉडी भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सिंपल है, ये कन्वर्ट करने यस के लिए सर। जेसन। चलो नेक्स्ट आओ। अब जैसे हमारे पास ये दो एनोटेशन, एक एनोटेशन और हैं, एनोटेशन तो काफी अभी हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मान लो सर्विस एनोटेशन, नाम सुने हो ना सर्विस? सर्विस एनोटेशन, इसका मेन यूज क्या है? इस सर्विस एनोटेशन अगर किसी क्लास पे आप यूज करते हैं तो ये मेन एक्चुअली ये बिजनेस लॉजिक के लिए यूज किया जाता है, जिससे आप, हाँ, बिजनेस लॉजिक्स। तो ये लॉजिक्स को हैंडल करता है, ठीक है? repository annotation, repo, डेटाबेस सर। हाँ, repository, repository annotation, ये मेनली हमें यूज करता है आपका डेटाबेस लॉजिक, परसिस्टेंट ऑपरेशन। जो भी परसिस्टेंस ऑपरेशन है उसको हैंडल करने के लिए यूज करते हैं repository सर्विस बिजनेस लॉजिक्स, ठीक। नेक्स्ट एनोटेशंस वैल्यू, वैल्यू एनोटेशन। वैल्यू एनोटेशन क्या है? ऑटोवायर, ऑटोवायर। एक्चुअली ये होता है इंजेक्शन के लिए, इंजेक्ट करने के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी को इंजेक्ट कराना। ऑटोएड ये पूरा कंप्लीट, ये आपका इंजेक्शन है। ऑटोएड कितने टाइप के इंजेक्शन होते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं ऑटोएड में, बोलो सर 3 टाइप के सर। कौन कौन से? कंस्ट्रक्शन और सर फील्ड और सर सेटर। हाँ, कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन एंड फील्ड इंजेक्शन, ठीक। तो
मैनुअल ऑटो वायरिंग क्या होती है और मैनुअल ऑटो वायरिंग में हम क्या यूज करते हैं, फील्ड और सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। फील्ड किस वजह से यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये उप्स कॉन्सेप्ट का, इस उप्स कॉन्सेप्ट के रूल्स को ब्रेक करता है। ब्रेक करता है मीन्स, हाँ, मिस यूज करता है उस कॉन्सेप्ट को मिस यूज करता है ना। मिस यूज मतलब उसके कॉन्सेप्ट को हैक कर देता है, हैकर एक प्रकार का, है ना। तो रिफ्लेक्शन एपीआई वो बोलता है, उप्स कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप प्राइवेट डेटा का स्कोप जो है विद इन द क्लास है, लेकिन फील्ड इंजेक्शन उस रूल्स को ब्रेक कर देता है। इस वजह से हम यूज नहीं किया करते हैं, रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। समझ में आया? यस सर, क्योंकि डेवलपर वो को चाहिए सर काम चाहिए। हाँ, तो वो एक हमारा वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट क्या है, हम अपने ये जो फील्ड है उसको डिस्क्लोज कर दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमको प्राइवेट है तो प्राइवेट ही रहने दे, फील्ड इंजेक्शन नहीं यूज करें। रिफ्लेक्शन एपीआई क्या करता है, प्राइवेट वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो एट द रेट ऑटो एनोटेशन का काम क्या है, इंजेक्ट करना टारगेट ऑब्जेक्ट में डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को। सिंपल है ना, कोई टारगेट ऑब्जेक्ट है, इसको इंजेक्ट करना डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट में। ये हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट और ये डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। तो इसको तो इंजेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑटो वार्ड। यहाँ तो ये इंजेक्ट किया जाएगा इसके अंदर। तो ये इंजेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट किया जा रहा है, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। बट मैं चाहता हूं कि इसके पास जो वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1। तो प्रॉपर्टी जैसे कि आईडी, नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, कोई भी की है, अगर इसमें डेटा इंजेक्ट कराना चाहता हूं, सिंगल वैल्यू इंजेक्ट कराना चाहता हूं, तो उस टाइम पे मैं यूज करूंगा वैल्यू एनोटेशन। वैल्यू वैल्यू एनोटेशन क्या काम करेगा, जैसे इसके पास एक कोई वेरिएबल है, कोई प्रॉपर्टी है, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर यूजर नेम और प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड और प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम। तो मैं यूजर नेम और पासवर्ड डायरेक्ट यहाँ अलाउ नहीं कर रहा हूँ। यूजर नेम एंड पासवर्ड मैं इंजेक्ट करूंगा एट द रेट वैल्यू एनोटेशन के थ्रू। वैल्यू एनोटेशन, तो वैल्यू एनोटेशन आप चाहे तो डायरेक्ट स्टैटिक डेटा भी डाल सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, दोनों दिखा रहे हैं आपको प्रॉब्लम्स क्या है। हार्ड कोडेड वैल्यू और की वैल्यू बनाने का मेन पर्पस क्या है, ठीक है। तो यहाँ हम पास करेंगे एक्सप्रेशन की। तो यहाँ क्या है, एक्सप्रेशन जैसे माई डॉट यूजर नेम, ये है एनोटेशंस का यूज। कैसे यूज करते हैं, बस थोड़ा सा वेट करो, बता रहे हैं। कंट्रोल सी एंड माई यूजर नेम की जगह माई पासवर्ड, माई डॉट पासवर्ड। अच्छा, आप ये बताओ, यहां समझने से पहले आपको लग रहा होगा सर ये एट द रेट वैल्यू एनोटेशन क्यों लिख रहे हैं। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड देना है तो हम सेटर मेथड भी यूज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं वैल्यू, या फिर हार्ड कोडेड वैल्यू भी इस तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एट द रेट वैल्यू एनोटेशन दे के इसका की और वैल्यू पास करने का क्या रीजन है ना। हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर पासवर्ड ले लो, सिंपल पासवर्ड।
यूजर पासवर्ड, और जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये क्लास है, क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेफरेंस जनरेट किया, और सेटर मेथड के थ्रू या कंस्ट्रक्टर के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपने इनिशियलाइज कर दिया, लाइक सेटर मेथड के थ्रू या फिर स्ट्रक्टर ये क्लास का नेम क्लास ए, ये रख ले क्लास का नेम, क्लास ए ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और a.a.a1 एक्चुअली यहाँ मैं ऑटो वायर कर रहा हूँ। ऑटो वायर मतलब ऑटोमेटिक इंजेक्ट किया जाएगा, या फिर सिंपल सेम क्लास में ही है मेन मेथड। जावा की तरह आप ट्रीट कर लो, जावा की तरह आपको कॉन्सेप्ट बस बता रहा हूँ, जावा में ही आप समझ लो, जावा बेसिक जावा, कोर जावा, ठीक है, कोर जावा आप समझो। तो a डॉट जावा इक्वल टू न्यू a जावा, रेफरेंस चाहिए इसको, तो a1 डॉट सेटर मेथड, तो सेट यूजर नेम सेट किया। सेट करने के लिए आपको चाहिए, सॉरी, सेट करने के लिए यहाँ पास यूजर नेम पास कर दिए, मान लो हेलो यूजर नेम। पासवर्ड सेट करना है, तो a1 डॉट सेट पासवर्ड, सही है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो आप यही अप्रोच यूज करेंगे, बोलो हाँ। अरे इस प्राइवेट वेरिएबल में डेटा सेट करने के लिए ये यूज करेंगे, या फिर आप यूज करेंगे कोई दूसरा वे? कंस्ट्रक्टर के थ्रू, या तीसरा फील्ड इंजेक्शन के थ्रू। इसके अलावा कैसे इंजेक्ट करोगे, इनिशियलाइज कैसे करोगे, कुछ तो रेस्पॉन्स दो, है कोई वे तरीका? हाँ बोलो यार, AWS का भी टाइम होने वाला है, बस 10 मिनट में AWS बैच वाले आ जाएंगे, जल्दी बताओ फटाफट। नहीं ना? अरे आपने क्या पढ़ा है यार जावा में? सेटर मेथड और कंस्ट्रक्टर, यही दो पढ़े हैं ना आप? कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करते हैं यस और सेटर मेथड के थ्रू इनिशियलाइज करते हैं, तो फिर रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, कंफ्यूजन है क्या इनिशियलाइज करने के लिए? कैसे नहीं initialize ये दो है करेंगे? सर। यही दो है ना, ठीक है। तो यहाँ आपके पास, आप ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, इनम्स बनाएंगे इस हार्ड कोडेड वैल्यू को रिमूव करने के लिए, है ना? हार्ड कोडेड वैल्यू को रिमूव करने के लिए इनम बनाएंगे, यस। हाँ, मैं बोलो कि एक कांस्टेंट वैल्यू, इसको रिमूव करो, ये हार्ड कोडेड वैल्यू रिमूव करो, आप इनम बना के इनम पास कर दें, बट फिर भी वो क्या होगा, क्लास आपके एप्लीकेशन में होगा। एप्लीकेशन या बात करेंगे आपका सर्वर पे, सब कुछ प्रेजेंट होगा एप्लीकेशन के अंदर, सही है? क्या एप्लीकेशन बाहर होगा? सब कुछ सर्वर में होगा, ये सारी क्लासेस सर्वर में होंगी, ये सारी लॉजिक्स आपको जो भी एग्जीक्यूट करना है सब कुछ सर्वर में ही होगा। सर्वर रन हो रहा, ये आपका सर्वर स्टार्ट सर्वर, ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है। यहां से सभी यूजर्स डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं आपके सर्वर को। तो यहाँ पास ये यूजर है, एंड यूजर, जो आपके एप्लीकेशन को जो लाइव कर दिया गया है, होस्ट कर दिया गया है, सारे यूजर्स क्या कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, सर्वर को लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इन फ्यूचर मान लो आपको रिक्वायरमेंट पड़ी कि अरे नहीं, मैंने जो
पासवर्ड की जनरेट किया है, यूजर नेम और पासवर्ड मुझे चेंज करना है, या डेटाबेस आपके पास है, आपको डेटाबेस चेंज करना है, आपको न्यू डेटाबेस लेना है, तो न्यू डेटाबेस के लिए आपको जो आपने वहां पास कॉन्फ़िगर किया था डेटाबेस का सर्वर नेम, हाँ, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड, उसका आईडी, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ कहाँ किया आपका एप्लीकेशन, हाँ, या कोई मास्टर की है या कुछ भी एक्स वाई जेड, क्योंकि अभी कॉन्फ़िगरेशन की बात अभी देखने जा रहे हैं, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी जो हमें क्या करना होंगे, अपाची काफका, ठीक है, स्वेगर, सोनार क्यूब, सब चीजों को कॉन्फ़िगर, H2 डेटाबेस और आपका सिक्योरिटी, बैचेस, बहुत सारी चीजें आपको अलग से कॉन्फ़िगर करनी होंगी। और कोई भी चीजें आपको चेंज करनी है तो आपको बार बार क्या करना होगा, सर्वर को स्टॉप, देन यहां से की चेंज करेंगे यहां से, क्योंकि की आपने मैनुअली एंटर किया है, चेंज करेंगे, फिर इसके बाद सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी रन टाइम एप्लीकेशन में हार्ड कोडेड वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यू। हार्ड कोडेड वैल्यू मीन्स ये जो है ऑटोमेटिक चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए हार्ड कोडेड फिक्स्ड है। लेकिन अगर बात करें ये वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या हार्ड कोडेड कहलाएगा, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल हार्ड कोडेड नहीं होता, वेरिएबल में डायनेमिकली डेटा इंसर्ट किए जाते हैं, लेकिन ये वैल्यू आपको हार्ड कोडेड है, क्या ये चेंज होंगे, नहीं ना। स्ट्रिंग में जो डेटा असाइन किया गया है इसकी, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, तो ये चेंज नहीं होंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या बनाएंगे, की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा हम चाहेंगे इसको यहाँ पास स्टोर करना। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ डायरेक्ट कोड ना लिख के हम की इंसर्ट करेंगे और पास करेंगे इसके अंदर वैल्यू। तो वैल्यू कब पास करेंगे, जब हमको जरूरत होगी। तो यहां मैं हेलो के बजाय यहां पास क्या बाइंड कर दूं, यूजर नेम की बाइंड कर दूं, और वैल्यू, यस या नो बोलो, की बाइंड करना सही रहेगा, यस, की हम बाइंड करेंगे यहां, और वैल्यू पास किया जाएगा कहीं और से, सर्वर के बाहर से, सर्वर के बाहर, यहां पास सर्वर के बाहर या फिर सर्वर पे ही मान लो, कोई इशू नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि ये किसका जो सर्वर है, सर्वर के अंदर जो लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही है, ये कौन सी फाइल है, जावा फाइल। जावा फाइल में कोई भी चेंजेस, स्मॉल सा भी आपने चेंजेस किया, वन डॉट डबल कोट्स को सिंगल कोड में कन्वर्ट किया, या फिर हेलो एच रिमूव किया या ऐड किया, कोई भी एक सिंगल वर्ड भी चेंज किया, तो इसका डॉट क्लास फाइल कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। डॉट क्लास फाइल जनरेट करनी होगी, देन इसके बाद डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, तो वेर, इसको वेर या जार में कन्वर्ट करना होगा, वेर और जार से फिर कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, डिप्लॉय करना होगा आपको सर्वर पे न्यू लेटेस्ट फाइल, तब जाके फिर उसके बाद आप इस एप्लीकेशन या इस सर्वर को आप रन करेंगे, तब जाके ये यूजर को मिलेगा। तो कितना टाइम इसमें वेस्ट हो सकता है ये प्रोसेस में, अब बोलोगे सर मैं 10 मिनट में या 10 मिनट में कर लूंगा, है ना, 10 मिनट में चेंज किया, फाइल बनाया, 10 मिनट नहीं, आप बोलोगे बहुत फास्ट हो गया, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट में मैं कर दूंगा, डिप्लॉय कर दूंगा सर्वर पे, राइट, सही है। अरे बोलो, आप अपने सिस्टम में 10 मिनट या 5 मिनट में कर लोगे ना एक्स्ट्रा चेंजेस, नहीं, यस सर। हाँ, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मैं तो 2 मिनट में कर दूंगा, स्प्रिंग बूट पे काम करता हूँ वहां पर सब ऑटो कॉन्फ़िगर है। स्प्रिंग बूट में 2 मिनट क्या है, 1 सेकंड में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, चेंज किए, रन के दोबारा रन हो जाएगा सर्वर। लेकिन बात स्प्रिंग बूट, ये आपके लोकल सर्वर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है रियल टाइम की। रियल टाइम में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है इस चीज को हैंडल करना। कैसे रियल टाइम में कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि रियल टाइम में जो काम होता है वो इन्वायरमेंट बेस पे होता है। इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं, एक होता है डेव इन्वायरमेंट्स, दूसरा डेव इन्वायरमेंट्स, दूसरा बोलो बोलो बोलो
QA एनवायरनमेंट, क्वालिटी एनालिस्ट और प्रोड एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, ठीक है। और एक होता है यूएटी टीम, यूजर एक्सेप्टेंस टीम, यूएटी टीम्स। यूएटी टीम्स क्या होती है? यूएटी टीम्स यूजर एक्सेप्टेंस टीम। और डेव इन्वायरमेंट्स, डेवलपर इन्वायरमेंट्स, क्यूए इन्वायरमेंट्स, प्रोड इन्वायरमेंट्स और यूएटी इन्वायरमेंट्स। तो डेवलपर इन्वायरमेंट्स में ये सभी चीजें बिल्ड करते हैं और टेस्ट करते हैं लोकल सर्वर पर। लोकल सर्वर तो डेवलपर्स मल्टीपल, एक से ज्यादा डेवलपर कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे कम से कम मान लो 5 डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं, डेवलपर 1 2 3 4 5, तो सभी के कोड, सभी क्या कोड, आप एक सिंगल डेवलपर, आप अपने कोड की टेस्टिंग किए, परफेक्ट है, चल रहा है, हमारा सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरा डेवलपर कोड की टेस्टिंग किए, चल रहा है, ओके ओके, सभी का कोड। अब इन सभी का कोड क्या किया जाएगा? बाइंड किया जाएगा, एक सिंगल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, एक सिंगल प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं मास्टर ब्रांच। ब्रांच अभी आपको बताएंगे गिटहब में। तो वो सब कुछ इसमें होता है। आपका एक ट्रंक मास्टर होता है, ट्रंक मास्टर, ट्रंक्स होते हैं, उसके अंदर एक सिंगल प्रोजेक्ट में कंप्लीट किया जाएगा और पास किया जाता है किसको? क्यूए को। क्यूए क्या करता है? पूरे एप्लीकेशन का हेल्थ चेक करता है, पूरा एप्लीकेशन में प्रॉपर मेमोरी मिली है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह चेक करता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करता है, सब कुछ पूरा चेक करने के बाद उसके अकॉर्डिंग, अगर क्यूए के अकॉर्डिंग टेस्टर, क्वालिटी एनालिस्ट पूरा एप्लीकेशन चेक करने के बाद वो इंटीग्रेट करता है किससे? यूएटी टीम से। यूएटी टीम्स वो होती है जो क्लाइंट के साथ वर्क करता है, क्लाइंट के साथ। क्लाइंट में तो जो एप्लीकेशन का क्लाइंट है, वो यूएटी टीम चेक करता है कि इनके अकॉर्डिंग सब कुछ सही है या नहीं है। यस, अगर ये बोलते हैं कि नहीं, हाँ हमारे अकॉर्डिंग सही है, तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर से चेंजेस करने पड़ेंगे कि नहीं इस चीज को रिमूव करो, ये फंक्शनलिटी लाओ, ये चीजें चाहिए, ये नहीं चाहिए, यहाँ से रिप्लेस करो, वहां लगाओ, ठीक है। तो वो कौन चेक करता है? यूएटी टीम। क्लाइंट एप्लीकेशन, क्लाइंट जो क्लाइंट है जिसका एप्लीकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यूए टीम क्या करती है? टेस्ट करती है एप्लीकेशन का। मान लो क्लाइंट भी बोल दिया कि हाँ हमारी तरफ से डन है, सब कुछ सही है, तो आप क्या करो? ये जाता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, लाइव प्रोडक्शन पे रेडी करो। प्रोडक्शन में सर्वर पे, ये सर्वर प्रोडक्शन सर्वर, लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करो। लाइव सर्वर पे डिप्लॉय होगा तब जाके एंड यूजर अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। यहाँ एंड यूजर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, सर्च रन कर रहे हैं, ठीक। कोई भी चेंजेस अगर आपने किया, कोई भी चेंजेस आप करना चाहते हैं, तो आप प्रोसेस देखो कितना प्रोसेस है, इसके बीच में कितने प्रोसेस हैं। इसके अंदर जेनकिंस CI/CD पाइपलाइन जेनकिंस होता है, ठीक है, डेवऑप्स टीम वगैरह हैंडल करती है इसको। टेस्टर्स, टेस्टिंग टीम, फिर ये आपका एप्लीकेशन जाएगा सीधे रेपोजिटरी पे, रेपोजिटरी से गेट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा किसमें? मास्टर ब्रांच में। मास्टर ब्रांच से इंटीग्रेट किया जाएगा यूएटी टीम से। यूएटी टीम एक्सेप्ट करेगी, अगर चेक करता है वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद फिर रीडिप्लॉय किया जाएगा सर्वर पे। तो बताओ कितने मिनट, कितना टाइम लगेगा इसको ये सब करने में? कोई भी चेंजेस? हाँ, 5 मिनट, 2 मिनट है, बोलो कितना टाइम लगेगा? अरे डेवलपमेंट तो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है ना, डेवलपमेंट तो यहाँ से होगा। अगर, क्योंकि यहाँ पास क्या है, यहाँ आपका लाइव एप्लीकेशन है, लेकिन सोर्स कोड अवेलेबल कहाँ है? डेवलपर के पास। सारे सोर्स कोड कहाँ है? डेवलपर के पास है। अगर कोई भी चेंजेस होगा तो यहाँ चेंजेस होगा ना, यहाँ चेंज होगा तो इसका मतलब जार वैर डिप्लॉयमेंट सब कुछ यहीं से क्रिएट होके धीरे धीरे जाएगा, तब जाके वो ये वैर फाइल डिप्लॉय किया जाएगा किस पे? सर्वर एप्लीकेशन पे। तो ये प्रोसेस में कम से कम मान लो 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा, ज्यादा भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन मैं स्मॉल चेंजेस की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 1 and 2 आवर्स, ठीक है, 1 and 1 आवर्स, ठीक है। यस सर। तो यहाँ
मैं एक बात बताना चाहता था, इसलिए क्योंकि जो हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हैं हमें हार्ड कोडेड हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पास क्या प्रोवाइड करेंगे, कोई भी चेंजेस करना हो तो हम चेंजेस करेंगे बट एप्लीकेशन में नहीं, वायर फाइल में नहीं, हम चेंजेस करेंगे डॉट प्रॉपर्टी फाइल प्रॉपर्टीज। इसके लिए हम एक डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बनाएंगे। डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, क्यों डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, क्योंकि ये जो भी वैल्यू कंटेन करता है की एंड वैल्यू फॉर्म में, की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। तो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बाय डिफॉल्ट। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल प्रोवाइड कौन करता है, स्प्रिंग बूट। कि आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी की पास करनी है तो आप पास करो की है यहाँ, तो यहाँ पास की क्या है, माई डॉट यूजर नेम, माई डॉट यूजर नेम और असाइन करो हेलो। ठीक, ये है यूजर नेम एंड पासवर्ड माई डॉट पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5 जो भी XYZ। तो ये है आपका प्रॉपर्टी फाइल का यूज। तो ये प्रॉपर्टी फाइल जो है, अब यहाँ पर जो डेटा है, अब यहाँ पास क्या बाइंड किया जाएगा, यूजर नेम या पासवर्ड या नहीं, ये सब कुछ भी नहीं पास किया जाएगा। यहाँ पास किया जाएगा ये कोड। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए डुप्लीकेट्स करते हैं और यहाँ इसको करते हैं टाइप और इस कोड को रिमूव कर दो। ठीक है, तो ये आया समझ में। तो यहाँ प्रॉपर्टी फाइल यहाँ पास बाइंड किया जाएगा किससे, ये एनोटेशन से। तो ये एनोटेशन एट द रेट वैल्यू एनोटेशन ऑटोमेटिक इंजेक्ट कर देगा इसके अंदर वैल्यू। तो इसका काम क्या है एट द रेट वैल्यू एनोटेशन का, इंजेक्ट करना फील्ड में। एट द रेट ऑटो ऐड का काम क्या है, इंजेक्ट करना डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को टारगेट ऑब्जेक्ट में। तो ऑटो ऐड एट द रेट वैल्यू एनोटेशन, समझ में आया? हाँ बोलो यार। यस सर। इजी है, इजी है डिफिकल्ट? रट्टा मारना पड़ेगा क्या, याद रखना पड़ेगा? नहीं ना, सिंपल है ना? बोलो, सिंपल है यार, याद कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। रियल टाइम सिनारियो सारी चीजें बताएंगे कि कोई भी एनोटेशंस, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सिर्फ देखोगे, वन टाइम, एक ही बार, दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए ना हमारे यहाँ से जो लोग गए हैं तो आज ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब मेरा टाइम हो गया है AWS बैच का। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।